मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अगेन स्ट्रिंग वेव्स का एक लेक्चर हमारा पहला हो गया। अब सेकंड लेक्चर हम स्ट्रिंग वेव्स पर डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2। इसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने अभी तक डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ वेव, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, इक्वेशन ऑफ वेव, एंड देन आफ्टर हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग एंड देन पावर ट्रांसमिशन बाय वेव। और लास्ट क्लास में हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इंटेंसिटी इज इक्वल टू दिस वन। यहां तक हमने कैलकुलेट किया था। अब इस एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट पैरामीटर यह है कि इंटेंसिटी जो होती है, जो भी वेव है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, एंड इंटेंसिटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यहां तक हमने इसमें डिस्कस किया था इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, जैसे हमने एसएचएम में पढ़ा है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, उसमें जो अलग अलग एसएचएम होते हैं तो रिजल्टेंट एसएचएम उनका एल्जेब्रिक सम होता है। उसी तरह से स्ट्रिंग वेव में भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना है। जैसे पहली एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव एंड बेड्स। ये कुछ इफेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस के लिए जो वेव है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। तो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है दोनों वेव की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। अगर एक ही मीडियम में दोनों वेव चल रही है तो वेलोसिटी शुड बी सेम। कंसीडर कर लेते हैं इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है। नाउ इनके बीच, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस फाई का है। इसके टर्म में हम आंसर निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन y1 इज इक्वल टू ये दीज टू इक्वेशंस हमने एज्यूम की, इनका सुपरपोजिशन अब हमें डिस्कस करना है। दोनों में ओमेगा सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ये भी पॉजिटिव एक्स में, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब इन दोनों वेव का सुपर इंपोजिशन होगा, उससे रिजल्टेंट वेव की हमें डिस्कशन करना है। रिजल्टेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है कि दो अलग अलग डिस्टर्बेंस हैं, इंडिपेंडेंटली हो रही है। अब ये दोनों डिस्टर्बेंस अगर साइमल्टेनियसली हो तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होती है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो, ऐड करने के लिए हम इसको फेजर डायग्राम की हेल्प से ऐड करेंगे। इसका फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स है, सेकेंड वाली का फेज फाई एंगल आगे है। तो अगर हम इसको रिजल्टेंट देखें तो दैट इज इक्वल टू ए साइन इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं इस तरह से कि पहली वेव इधर है, इसका एम्पलीट्यूड A1। अब सेकेंड वेव का जो फेज है, इस पहले वाली फेज का ये पूरा एंगल जो है फेज कहलाता है। सेकेंड वाली वेव का फेज इससे फाई एंगल आगे है, तो ये फाई एंगल हमने आगे रिप्रेजेंट किया A2, और ये इनका बीच का फेज डिफरेंस फाई। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये होगा और ये एंगल थीटा के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकालने का एक्सप्रेशन है, जैसे वेक्टर एडिशन करते हैं उसी तरह से बिल्कुल इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे।
तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू दिस वन अंडर रूट cos phi, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। एंड tan थीटा cos phi, ठीक है। नाउ जैसा अभी मैंने बताया था, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इसको फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, resultant intensity is equal to this one, resultant amplitude is equal to this one, and phi means phase difference. Now एक रिलेशन हमने डिस्कस किया था, phase difference is equal to 2 pi by lambda into delta x. Here what will be the meaning of delta x? Delta x is the path difference. Now interference को हम mainly दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। नाउ इट्स फर्स्ट केस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पहला पॉइंट है, इन दैट सिचुएशन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी आर मैक्सिमम। इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होती है, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होता है, जिस सिचुएशन में होता है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नो इसको मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन है cos phi इज इक्वल टू +1। देखिए इस फॉर्मूले में ये दोनों कंपोनेंट वेव है, उनकी इंटेंसिटी I1 I2 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये होगा इनके सुपरपोजिशन से, और ये मैक्सिमम तब होगा जब cos phi इज इक्वल टू +1 होगा। तो cos phi इज इक्वल टू +1 है, तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट हो जाएगा A1 + A2 एंड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी √I1 + I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। देखो सेकंड केस अगर हम ये कंसीडर करें, स्पेशल केस, इफ I1 एंड I2 आर इक्वल एंड इट इज इक्वल टू I0, दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम है, तो इस फॉर्मूले से अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 4I0 cos phi, 4I0 इंटू cos स्क्वायर phi। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, इसको चेक कर लेते हैं किस तरह से आएगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2I0 इंटू 1 + cos phi, इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी 4I0 cos स्क्वायर phi/2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसके बराबर होगी। इफ दीज टू सोर्सेज आर आइडेंटिकल तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू दिस वन। नाउ इफ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos phi इज इक्वल टू +1, तो अब इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी cos phi इज इक्वल टू +1 है, इसका मतलब ये होता है कि phi की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, लाइक दैट इज इक्वल टू phi इज इक्वल टू 2n पाई। और phi अगर 2n पाई है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब इसमें phi की वैल्यू रखकर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
तो डेल्टा x इज इक्वल टू एल लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा. सो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये वाला जो टॉपिक है 3 चैप्टर में कॉमन है, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव एंड वेव ऑप्टिक्स. तीनों में हम ये इंटरफेरेंस सेम ही कंसेप्ट डिस्कस करते हैं. तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा. अब इस वाले कंडीशन में अगर दोनों सोर्स इक्वल हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो 4 आई नोट के इक्वल होगी. नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड केस. ये था फर्स्ट केस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नाउ सेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें पहला पॉइंट एम्पलीट्यूड and intensity are minimum. Amplitude and intensity are minimum, that is called destructive interference. And in that condition cos phi is equal to -1, means phi is equal to pi 3 pi interference. Phase difference is equal to this one. Now path difference delta x is equal to means and start from 1 2 3. So path difference is equal to lambda by 2 and in that situation मिनिमम एम्पलीट्यूड. तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होने के लिए cos phi इज इक्वल टू -1. इससे phi की डिफरेंट वैल्यूज आएगी. इसको जनरलाइज कर दिया हमने. पार्ट डिफरेंस हमने इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया. पार्ट डिफरेंस आया, ये मिनिमम इंटेंसिटी, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड. सो इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. अब देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि वेव्स का, जब एक मीडियम से वेव दूसरे मीडियम में जाती है तो बाउंड्री सरफेस से टकराती है, तो उस वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा. तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेड वेव में क्या वेरिएशन आते हैं, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. अब ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव, तो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालें रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव. रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव. इसके लिए देखिए,
अब ये एक बाउंड्री सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ठीक है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। इस बाउंड्री सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड में जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, और राइट हैंड साइड में जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। अब ये वाली वेव इंसिडेंट वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट वाई आई है और इसका एम्पलीट्यूड ए आई, और ये इस तरह से ट्रेवल कर रही है। इसकी स्पीड इस मीडियम में v1 है। जब मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी, तो स्पीड चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल होगी। अब हमने ये ऑब्जर्व किया है, इसका एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन भी हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई वेव यहाँ पर इस बाउंड्री के इधर मीडियम कौन सा है, डेंसर, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जब भी डेंसर मीडियम से वेव रिफ्लेक्ट होगी तो उसमें इन्वर्जन हो जाएगा। इसका फेज अपवर्ड डायरेक्शन में था, इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में था, यहाँ वाले पार्टिकल का रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में हो गया, तो ये कहते हैं कि ये वेव इन्वर्टेड हो गई। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन। और इन्वर्जन का मतलब है पार्ट डिफरेंस λ/2 का और फेज डिफरेंस पाई का जनरेट हो गया। तो जब भी डेंसर मीडियम से वेव रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में इन्वर्जन हो जाता है, इसमें फेज डिफरेंस पाई का होता है और पार्ट डिफरेंस λ/2 के इक्वल है। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। जब डेंसर में ट्रांसमिटेड वेव में कभी कोई इन्वर्जन नहीं होता, तो ट्रांसमिटेड वेव इसी तरह से चली जाती है। लेकिन ये डेंसर मीडियम का दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं रेजिडेंट और फिक्स्ड एंड। जैसे स्ट्रिंग के केस में हम इसको फिक्स्ड एंड कहेंगे, रेजिडेंट का मतलब जो हम अगला चैप्टर साउंड वेव पढ़ेंगे उसमें ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे, उसमें ओपन एंड और क्लोज एंड से जब रिफ्लेक्शन होता है तो इसको हम एक तरह से क्लोज एंड भी कह सकते हैं, क्लोज एंड। तो जब भी क्लोज एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो क्लोज एंड एक डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, फिक्स्ड एंड की तरह काम करेगा, रिजिड एंड की तरह काम करेगा। ये इसका मतलब है, कर लें इसको नोट। नाउ अब सेकंड केस, तो इसमें एक रिजल्ट आप ये लिखें, व्हेन वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर एंड, रिजिड एंड और फिक्स्ड एंड और क्लोज एंड, देन reflected ray get inversion, means there is a phase difference of pi and part difference of λ/2 in reflected wave. Next, second case, अब इसमें यहाँ पर इस बाउंड्री सरफेस के राइट हैंड साइड में जो है वो मीडियम रेरर मीडियम है, और रेरर मीडियम से जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड वेव में कोई इन्वर्जन नहीं होता, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस 0, पार्ट डिफरेंस इज 0। मतलब दोनों वेव, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव आर इन सेम फेज इफ इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेरर मीडियम। रेरर मीडियम से मतलब है इसको हम ओपन एंड भी कह सकते हैं और फ्री एंड, ओपन एंड और फ्री एंड। तो जब भी ओपन एंड फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा वेव का तो रिफ्लेक्टेड वेव सेम फेज में होती है विद रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव। लिखें इस स्टेटमेंट को, व्हेन वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड, ओपन एंड और रेरर मीडियम, देन रिफ्लेक्टेड वेव आर इन सेम फेज विद इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव के साथ सेम फेज में होती है। अब इसका डेरिवेशन हम इस तरह से करेंगे, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझेंगे हम, इसको नोट डाउन कर लें।
देखो, जो हमने इंसिडेंट वेव की इक्वेशन कंसीडर की थी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो यहाँ साइन प्लस आ जाएगा, लेकिन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का मीडियम सेम है तो वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट सेम होगा। जबकि ट्रांसमिटेड वेव दूसरे मीडियम में गई है, उसमें स्पीड चेंज होगी तो k2 चेंज हो गया और यह पॉजिटिव एक्स में जा रही है। देखिए, हमने बाउंड्री कंडीशंस लगाई, कंटिन्यूटी से हम ये कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में, तो इसके कारण स्ट्रिंग का टोटल डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसमिटेड वेव जो अदर मीडियम है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। नाउ x बराबर 0 पर हमने रिफ्लेक्शन कंसीडर किया है, ट्रांसमिशन कंसीडर किया है, तो इसमें अगर x बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो ये साइन ओमेगा टी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट ये आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड दे रखा है, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम ये डेरिवेशन डिस्कस कर रहे हैं। अब इसको करने के लिए इस इक्वेशन को मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, गलती हो गई, इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हम इसका स्लोप निकालेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया और वापस इसमें x बराबर 0 रख देंगे, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सब जगह साइन की जगह कॉस आएगा और उसमें x बराबर 0 रखेंगे तो सब जगह से कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकेंड इनको सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए
कर लें नोट। ठीक है, देखिए इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया। ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई, ये सेकंड इक्वेशन बनाई। इन दोनों को सॉल्व करके हमने AT और AR की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये हमारे पास आई। अब इस रिजल्ट से जो मैंने आपको रिजल्ट लिखाए थे इन दोनों इक्वेशन से, वो हम डिराइव कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, इफ वी एज्यूम V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब जो पहली स्ट्रिंग है उसमें वेव की स्पीड ज़्यादा है, तो जिस स्ट्रिंग के अंदर वेव की स्पीड ज़्यादा है दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ वेव इज कम है वो डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में वेव की स्पीड कम होती है। यहाँ डेंसर और रेयर मीडियम डेंसिटी से डिफाइन नहीं होता, स्पीड ऑफ वेव से डिफाइन होता है। जिसमें स्पीड कम होती है वो डेंसर मीडियम होता है, जिसमें स्पीड ज़्यादा होती है वो रेयर मीडियम होता है। अब इंसिडेंट वेव हमारी फर्स्ट मीडियम में थी, अब अगर वेव रेयर से डेंसर में जा रही है तो V2 में ये रिलेशन होगा, तो यहाँ से AR क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब जो मैंने लिखाया था वो सेटिस्फाइड, और AT की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। ये नेगेटिव आने का मतलब है कि इन्वर्जन हुआ है, नहीं तो इन्वर्जन नहीं होगा। तो हमारा वो रिजल्ट इससे मैच कर गया। अब स्ट्रिंग के अंदर ये वेव कैसे चलती है, जैसे ये दो स्ट्रिंग, इसको हमने ऐसे बांध रखा है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में हम वेव जनरेट करते हैं, किसी भी तरीके से वेव जनरेट की। यहाँ एक ट्यूनिंग फोर्क रखा हमने, ट्यूनिंग फोर्क की ये जो आर्म्स होती है, ये प्रॉन्ग्स होती है, इस ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पर हम रबर पैड से इस तरह से स्ट्राइक करते हैं, तो ये आर्म्स इस तरह से वाइब्रेट करने लगती है और इसके अंदर थ्रू वेव जनरेट होती है। जब इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को हम स्ट्रिंग के पास रखेंगे तो इस स्ट्रिंग के कारण इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ इस स्ट्रिंग में वेव जनरेट होगी। अब ये वेव इधर की तरफ जा रही है, इस स्ट्रिंग में से होते हुए जब इधर की तरफ जाएगी तो इस स्ट्रिंग के अंदर वेव की स्पीड V1, और यहाँ इस बाउंड्री सरफेस से इस वेव का रिफ्लेक्शन होगा, तो कुछ वेव इधर की तरफ वापस लौट कर आएगी, इस तरह जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी, और कुछ एक दूसरी वेव जो है पार्ट ऑफ द एनर्जी इज ट्रेवल इन दैट डायरेक्शन। तो ये इस तरह से इस बाउंड्री सरफेस से इस वेव का पार्शियली रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब इसमें इस रस्सी में दोनों एंड पर, रस्सी इस तरह से बंधी हुई है, तो इन दोनों रस्सी में क्या चीज सेम होगी, एक तो रस्सी में टेंशन सेम होगा, एक हम इस रस्सी के अंदर जो वेव चलेगी ना, इसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इसको जनरेट करने वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, और सोर्स हमारे पास यहाँ ट्यूनिंग फोर्क है, तो इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ही इस स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी और इस स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम ये कंसीडर करें कि इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 दे रखा है, तो यहां पर रिफ्लेक्शन कौन से मीडियम से हो रहा है, ये रेयर मीडियम है, और रेयर मीडियम है तो इसमें इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा तो इसका जो एक्सपोजर है वो इस तरह का नहीं होगा। तो ये इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट इंटरफेरेंस हमने डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव डिस्कस किया, रिजिड एंड से और फिक्स्ड एंड से। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने डिस्कस किया था, उसकी एक एप्लीकेशन हमने इंटरफेरेंस डिस्कस की। अब सेकंड एप्लीकेशन जो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टैंडिंग वेव। तो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालें स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, इस स्टैंडिंग वेव का दूसरा नाम है स्टेशनरी वेव। इसको हम स्टेशनरी वेव भी कहते हैं और स्टैंडिंग वेव भी कह सकते हैं। नाउ स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, जैसे एक वेव इधर ट्रेवल कर रही है, दूसरी वेव इधर ट्रेवल कर रही है,
तो स्टैंडिंग वेव जनरेट करने के लिए दोनों वेव की एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, ओमेगा वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी सेम होने का मतलब दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए, और लेकिन दोनों का ट्रेवल करने का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो पहली जो कंडीशन है कि दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए सुपर इम्पोज होनी चाहिए, और दोनों के बीच में एक सर्टेन फेज डिफरेंस हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। तो इस तरह की दो वेव जब सुपर इम्पोज बंद होती है तो उसका रिजल्टेंट फिनोमेना हमें डिस्कस करना है। ये हमने दो इक्वेशन मानी, ये भी ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है, ये ट्रेवलिंग वेव। अब ये दोनों सुपर इंपोज करके नई वेव बनाएगी, तो इन दोनों को हम कहेंगे कंपोनेंट वेव। और ये प्लस एक्स में जा रही है, ये माइनस एक्स में ट्रेवल कर रही है, दोनों का ओमेगा सेम, दोनों का के सेम है, तो वेव की स्पीड भी सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम है। अब ये वाला केस मैंने लिया है, इनके बीच में इनिशियल में दोनों वेव का जो फेज है एक्स बराबर 0 पर, वो डिफरेंस 0 है। तो फेज डिफरेंस अगर 0 है, इस तरह की दो वेव सुपर इंपोज होती है। साइन सी प्लस साइन बी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब देखो ट्रेवलिंग वेव ये थी, ट्रेवलिंग वेव में साइन या कोस ही आता था, लेकिन इसमें दो जगह आता है, एक जगह साइन एक जगह कोस, या दोनों जगह साइन भी आ सकते हैं, दोनों जगह कोस भी आ सकते हैं। इसमें टी और एक्स के बीच में साइन या तो प्लस था या माइनस था, लेकिन इसमें टी और एक्स अलग अलग साइन और कोस के फंक्शन में आते हैं और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। और स्टेशनरी वेव। अब इसमें ट्रेवलिंग वेव में क्या होता था, हर पॉइंट के x के हर वैल्यू के लिए y की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर थी, लेकिन स्टैंडिंग वेव में जो एम्पलीट्यूड है वो हर पॉइंट का सेम नहीं होता, और एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव amplitude of standing wave is equal to 2a cos kx। ये एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव होता है। अब इसमें देखो एम्पलीट्यूड में साइन आएगा या कोस वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड में वो टर्म लेते हैं हम, एक जगह x के साथ आएगा साइन या कॉस, एक जगह t के साथ आएगा साइन या कॉस। तो जिसमें x के साथ आएगा वो एम्पलीट्यूड की क्वांटिटी में कंसीडर होगा। तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, 2a cos kx के इक्वल है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज इक्वल टू 2a cos kx, ये एम्पलीट्यूड होता है। अब इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव और x में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहां पर ग्राफ जो आएगा हमारा कॉस का ग्राफ आ जाएगा। अब इसमें एम्पलीट्यूड बदल रहा है, x के हर वैल्यू के लिए बदल रहा है, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंटी नोड, और जिस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। तो अब हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड, एंटी नोड और नोड क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एंटी नोड। एंटी नोड, इसको हम कैपिटल ए के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे एंटी नोड को। एम्पलीट्यूड, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और नोड का एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। नोड को एन के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, उसको हम नोड पॉइंट कहेंगे। और नोड वो भी पॉइंट है अगर इनका एम्पलीट्यूड मिनिमम है और मिनिमम 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये नोड ऐसे पॉइंट हैं जो डिस्प्लेस नहीं होते, जो हमेशा परमानेंटली रेस्ट में रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते। एम्पलीट्यूड
एंटी नोड का मैक्सिमम 2a के इक्वल होगा। नाउ ग्राफ अगर प्लॉट करें ये है 2a cos kx, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव आया था। ये cos kx का ग्राफ है। cos kx का ग्राफ इस तरह का होगा। अब देखो इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो यहाँ एंटी नोड बनेगा। इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो यहाँ नोड बनेगा। तो नोड एंटी नोड इस तरह से बनते जाएंगे। ये एंटी नोड और नोड इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम कह सकते हैं x बराबर 0। अब हम ये जानते हैं ना कि यहां से यहां तक का जो साइन और कोस का ग्राफ होता है, इसमें यहां से यहां तक का एंगल कितना होता है? पाई। यहां से यहां तक का एंगल पाई होता है। अब यहां एंगल की जगह kx है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? kx के बराबर होगी। अब kx के इक्वल होगी तो यहां पर k को लिखा जा सकता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इंटू पाई। तो यहां से ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई? लैम्डा बाई 2 के इक्वल आ गई। तो ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 के बराबर होती है। अब ये डिस्टेंस अगर लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 के इक्वल होगी। तो अगर इसमें ग्राफ में हम देखें तो ये एंटी नोड, ये नोड और एंटी नोड के बीच का मिनिमम सेपरेशन लैम्डा बाई 4 के बराबर है और एक एंटी नोड से दूसरे कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड के बीच का मिनिमम सेपरेशन लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू एंटी नोड और नोड इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 एंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। और एक और चीज, यहां x बराबर 0 पर क्या बन रहा है? एंटी नोड बन रहा है। तो x बराबर 0 पर एंटी नोड बनेगा। अगर यहां पर इक्वेशन में 2a साइन kx होता तो x बराबर 0 पर नोड बनता। तो अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x बराबर 0 पर नोड बन रहा है, इसका मतलब उसकी एम्पलीट्यूड साइन के फंक्शन में और एंटी नोड बन रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कॉस के फंक्शन में है। अब जैसे y इज इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें हम y और x में ग्राफ बनाए, ये x एक्सिस y एक्सिस, y और x में ग्राफ बनाए और इस समय बनाए y और x में ग्राफ बनाऊंगा तो t को कांस्टेंट रखूंगा। मान लो साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमने टाइम ऐसा कंसीडर किया है कि इसकी वैल्यू 1 चूज कर ली। मैंने पहले बताया था ये इक्वेशन है, इसमें 3 वेरिएबल हैं, ग्राफ केवल 2 के बीच बना सकते हैं तो टाइम को हमने कांस्टेंट रखा। टाइम की वैल्यू ऐसी चूज की कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो गई। अब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? कॉस के एक्स का ग्राफ। और कॉस के एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ये कॉस के एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब ये कॉस के एक्स का जो ग्राफ है इसमें हमने ये ग्राफ तो बिल्कुल आइडेंटिकल आ रहा है जैसा एम्पलीट्यूड का ग्राफ था। तो इसका मतलब यहां पर पहले की तरह एंटी नोड बन रहा है, यहां नोड, ये सब चीजें बन रही है। ठीक है, अब हम एक ये पर्टिकुलर टाइम जब t1 टाइम था, अब मैं मान लो टाइम की वैल्यू ऐसी चेंज कर देता हूं कि साइन ओमेगा टी -1 आ जाए। अब साइन ओमेगा टी अगर -1 आएगा तो ग्राफ कैसा होगा? रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये t1 टाइम पर था ग्राफ, ये t2 टाइम पर ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ बना। तो यहां वाला पार्टिकल, इसका मतलब था कि स्ट्रिंग पर ये जो पार्टिकल था वो इस पोजीशन पर t1 टाइम पर यहां था और t2 टाइम पर ये पार्टिकल इस नीचे वाली लोकेशन पर था। अब इसमें एक और टाइम ऐसा चूज करें कि साइन ओमेगा 2 3 इज इक्वल टू +½ आ जाए
तो ये ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। एक को टाइम ऐसा कंसीडर करते हैं साइन ओमेगा t4 इज इक्वल टू -12 आ जाए तो ग्राफ इस तरह का हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इस स्ट्रिंग में ये वेव चल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां वाला पॉइंट कभी भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, तो ये पॉइंट हमेशा परमानेंटली रेस्ट में है। और ऐसे पॉइंट जो हमेशा रेस्ट में रहते हैं इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड। और ये एक लूप, इस एक सिंगल लूप की लेंथ क्या है, λ/2 के बराबर। तो स्टैंडिंग वेव में एक लूप की लेंथ होती है λ/2। और इसमें क्या होता है, यहां वाले ये वाला जो लूप है इसके सारे पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और इस जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो इसका एडजेसेंट लूप के सारे पार्टिकल जो है लोवेस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक लूप में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, और इनका एडजेसेंट लूप से जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई का होता है। अब जैसे यहां पर इसमें फेज डिफरेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला केवल ट्रेवलिंग वेव के लिए है, और इसमें फेज डिफरेंस या तो पाई होगा या 0 होगा। जैसे अगर यहाँ ए पॉइंट कंसीडर करें, ये इस लूप में बी पॉइंट कंसीडर करें और यहाँ सी पॉइंट कंसीडर करें, तो अब अगर हम ए और बी के बीच फेज डिफरेंस निकालेंगे तो पाई आएगा, बट अगर ए और सी के बीच फेज डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आएगा। कर लें इसको नो। अब स्टैंडिंग व्यू, तो हम स्टैंडिंग वेव को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें नोड और एंटी नोड हमने डिस्कस किए थे। नोड्स वो पॉइंट होते हैं जो परमानेंटली रेस्ट में रहते हैं, एंटी नोड उन पॉइंट्स को कहते हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। स्टैंडिंग वेव में हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, जबकि ट्रेवलिंग वेव में हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड सेम होता है। अब स्टैंडिंग वेव में एनर्जी किस तरह से ट्रेवल करती है, क्योंकि वेव हम कह रहे हैं तो एनर्जी तो ट्रेवल करेगी। अब एनर्जी किस तरह से प्रोपेगेट होती है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब यह सारे पार्टिकल, इसका एक डायग्राम दूसरा बनाते हैं। ठीक है, हम ये कंसीडर कर रहे हैं t1 टाइम पर तो कंटिन्यूस वाला ग्राफ है, t2 टाइम पर जो है डिसकंटिन्यूस वाला ग्राफ है, और यहाँ y एक्सिस है। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया था। अब यहाँ हम देख सकते हैं t1 टाइम पर ये सारे पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम अपर एक्सट्रीम पर है, और अपर एक्सट्रीम पर एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है। तो इस वाली सिचुएशन में वेलोसिटी 0 है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी 0 है। ये काइनेटिक एनर्जी 0 है इस सिचुएशन में। अब एक दूसरा टाइम कंसीडर करें, हम तीसरा टाइम ये ले लें कि साइन एक पर्टिकुलर ओमेगा t4 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा ये टाइम जो है रिप्रेजेंट होगा। तो t4 टाइम पर सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से पास हो रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होगा, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ये जानते हैं, एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू ए के इक्वल, और हर पॉइंट का ओमेगा सेम है, लेकिन हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। जो नोड वाले पॉइंट है उनका एम्पलीट्यूड मिनिमम है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी। तो यहां पर ये सारे पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो इन सबकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो यहां हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, 0 के बराबर है। इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर टाइम पर जब सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, मीन पोजीशन पर हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये इसका मतलब है।
अब यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके पास है, एंटी नोड के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और नोड के पास तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मतलब इस समय पोटेंशियल एनर्जी सबकी जीरो है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होगा, एंटी नोड में मैक्सिमम एनर्जी होगी और नोड में एनर्जी जीरो होगी इस पोजीशन में। अब इस वाली पोजीशन में किसके पास एनर्जी मैक्सिमम होगी, सबकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो किसकी डिफॉर्मेशन एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, उसको हम समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से मतलब यहां क्या है, उसके लिए हम एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए, जैसे हमने ये स्ट्रिंग बांध रखी है दो दीवारों के सपोर्ट्स के बीच में। अब अगर इसमें हम एक वेव जनरेट करते हैं, मान लो वेव इस तरह से जनरेट हुई, तो स्ट्रिंग का शेप ऐसा हो गया। अब स्ट्रिंग का शेप ऐसा हो गया तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट और सेकंड केस में से किस शेप में स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा है। ऑब्वियसली L1 लेंथ इज ग्रेटर देन L2, मतलब स्ट्रिंग में एक्सपांशन हो गया। ये इसकी नेचुरल लेंथ है और नेचुरल लेंथ से ये वाली लेंथ में एक्सपांशन हुआ, तो एक्सपांशन के कारण इसमें स्ट्रिंग के अंदर स्प्रिंग एनर्जी आ गई ना। ये एक तरह से स्प्रिंग के आइडेंटिकल, और स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्सपांशन हुआ तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई और ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इस पहली वाली सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है दूसरी वाली सिचुएशन से। तो जब इसमें स्टैंडिंग वेव चल रही है, अब दूसरी चीज इसको ऐसे समझो, हम यहां एक एलिमेंट कंसीडर करें स्ट्रिंग का dx लेंथ का। जब स्ट्रिंग ये हो गई तो इसकी लेंथ, यहां dx लेंथ है, अब यहां लेंथ तो dx से ज्यादा हो गई ना, तो यहां लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, तो इसको ही हम कहेंगे कि इसमें डिफॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम यहां नोड वाली सिचुएशन पे देखें, तो नोड वाली सिचुएशन में तो ये स्ट्रिंग की लेंथ यहां dx थी और ये लेंथ यहां बढ़कर इस तरह से चेंज हो गई। तो ये बताओ, अब एंटी नोड पर इलोंगेशन ज्यादा हुआ या नोड पर इलोंगेशन ज्यादा हुआ? यहां तो ऑलमोस्ट ये और ये लेंथ बराबर है, तो इलोंगेशन जीरो हुआ, लेकिन इसमें यहां पर डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन ज्यादा हुआ। तो जहां इलोंगेशन ज्यादा हुआ है वहां डिफॉर्मेशन एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है। तो जब ये सारे पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, तो हम ये कह सकते हैं नोड के पास डिफॉर्मेशन एनर्जी ज्यादा है, तो टोटल एनर्जी भी नोड के पास ज्यादा है। इस वाली सिचुएशन में नोड के पास एनर्जी मैक्सिमम है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, जब स्ट्रिंग इस तरह से पास हो रही है तो मैक्सिमम एनर्जी इन नोड वाले जो पॉइंट है उनके पास मैक्सिमम एनर्जी है। लेकिन इसके अलावा जब स्ट्रिंग अपनी मीन पोजीशन से पास होगी, स्ट्रिंग जब अपनी मीन पोजीशन से पास होगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो हर पार्टिकल की जीरो होगी, किसी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मीन पोजीशन से पास होते समय जो काइनेटिक एनर्जी है वो एंटी नोड की मैक्सिमम होती है, क्योंकि एंटी नोड का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो इस वाली सिचुएशन में मैक्सिमम एनर्जी जो होगी एंटी नोड के पास होगी। तो यहां हम ये कहें, ये वाली सिचुएशन नोड के पास अभी एनर्जी ज्यादा है, जब ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन की तरफ चलेंगे तो यहां नोड से एनर्जी एंटी नोड की तरफ प्रोपेगेट होती है। तो स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, एनर्जी एक यूनिक डायरेक्शन में नहीं होती, नोड से एंटी नोड, फिर नोड एंटी नोड से नोड की तरफ ट्रेवल करती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक लूप है इसमें टोटल एनर्जी जो होती है हमेशा कंजर्व रहती है। तो अब लिखें इसका रिजल्ट्स कि क्या डिफरेंस है स्टैंडिंग वेव में और ट्रेवलिंग वेव में। पहला डिफरेंस, इन स्टैंडिंग वेव एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल आर नॉट सेम, बट इन ट्रेवलिंग वेव एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल आर सेम। सेकेंड डिफरेंस, all the particles vibrate in a loop, in a single loop are in same phase. Third point, in standing wave energy of one loop is confined in that loop and it is not shared with other loop, and energy travel from node to antinode or antinode to node, like that energy travel करती है। ठीक है, ये हमने स्टैंडिंग वेव्स का थोड़ा सा आइडिया डिस्कस किया, जो जनरल आइडिया है यही साउंड वेव में भी कंसीडर करेंगे हम अब आज हम अपना लेक्चर यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे।